मिला था आप लोगों को, उसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो एक बार आइए उस पर हम लोग पहले बात कर लें, पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। पहला वाला सवाल कैसा था? पहला वाला क्वेश्चन शायद याद नहीं हमको, फिर भी हम देख रहे हैं, बताना यही था क्या? 4 प्लेट थे, 4 प्लेट थे और इन चारों प्लेट में से एक का डिस्टेंस था d/2, ये था d और ये था d। क्लियर? ऐसा ही कुछ था। और क्या था? किसको किससे कनेक्ट किए थे? इसको इससे कनेक्ट किए थे, और ये था A और ये था B। चलो ठीक है, फिर आइए इसको कैसे सॉल्व करें ये देखते हैं। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। अब आप हमें ये बताइए, इस प्लेट का पोटेंशियल अगर x है तो ये वाला प्लेट का भी पोटेंशियल x होगा। तो सेम पोटेंशियल वाले 1 और 3 प्लेट हैं। अब आते हैं हम लोग इन दोनों के बीच। देखो, दो डिफरेंट वाले प्लेट को अरेंज करना है, प्लेट नंबर 1 और 2, प्लेट नंबर 1 और 2। ये होगा ना बाबू, 1 2 तो ऐसे ही होगा ना। प्लेट नंबर अगर हम लोग बात करें A का, तो A का नंबर है 2, और अगर X की बात करें तो X का प्लेट है 1। क्लियर है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D। क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को? कैसे दिख रहा है? अच्छा, अब उसी तरह से 2 और 3 प्लेट की बात करें, 2 और 3, 2 का भी पोटेंशियल क्या है? A ही है। देखो वैष्णवी, आप जो पूछ रहे थे, सेम पोटेंशियल वाले एक वायर से कनेक्टेड होंगे, तो सेम पोटेंशियल वाला पोटेंशियल A और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल A ही है, एक तार से कनेक्ट हो गया। और इसका नंबरिंग कितना था? 2। देखो ना, ये कॉमन प्लेट है जो इस वाले नंबर 3 के साथ भी होगा, नंबर 1 के साथ भी होगा, नंबर 3 के साथ भी होगा, नंबर 1 के साथ भी होगा। समझ पाए? बोलो। बस फर्क ये है कि 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो d/2 है। क्लियर? इस पॉइंट का भी x, इसका भी x। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड और फोर्थ प्लेट की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर प्लेट x से कनेक्टेड है, तो थर्ड भी कॉमन आएगा। देखो, जिस तरह से नंबर 2 प्लेट कॉमन है, उसी तरह से थर्ड नंबर प्लेट भी 2 और 4 के बीच में है, तो ये भी एक कॉमन प्लेट है। थर्ड नंबर जो 4 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। समझ पा रहे? चलो, अब ये 4 नंबर प्लेट हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। बोलिए, कोई दिक्कत? ये हो गया b। अरेंजमेंट क्लियर हो गई? बोलो, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत बाबू? ये सुनो, जल्दी बोलो। वैष्णवी बोलो, बोलो। ए कैसे ज्वाइन है? अब देखो, ये जो प्लेट नंबर 2 है, ये 2 प्लेट नंबर 1 के साथ भी है, x के साथ। ये 2 नंबर प्लेट को ना 2 हिस्से हो गए। आप 2 नंबर प्लेट के 2 फेस मानिए, एक 1 के तरफ वाला और एक 3 के तरफ वाला। तो एक 1 के तरफ वाला और एक 3 के तरफ वाला। नहीं समझ पाए? इस प्लेट के 2 हिस्से हो गए, 2 रूप हो गए। ये प्लेट दोनों में है ना, ये नंबर 2 प्लेट जो है वो दोनों में है ना। इसीलिए बाबू 2 प्लेट 1 के साथ भी आ रहा है, ये कैपेसिटर एक बना, और 2 प्लेट इसके साथ भी आ रहा है 3 नंबर के साथ, ये कैपेसिटर बना। तो 2 कैपेसिटर बन गए आपके। क्लियर हो गया?
उसी तरह से नंबर 3 वाला जो प्लेट है ये भी दो कैपेसिटर बना रहा है, एक 2 के साथ मिलके, एक 2 के साथ मिलके और एक 4 के साथ मिलके, 4 के साथ मिलके, और इसका एक पॉइंट x है 3 का, एक पॉइंट x, 3 का तो x ही होगा ना, नंबर 3 यहां हो या यहां हो, इसका पोटेंशियल तो x ही होगा, और जो 4 नंबर प्लेट है उसका पोटेंशियल डिफरेंट न है, b न है, इसलिए इसको अलग कर दिए। अब बोलो, कोई डाउट नहीं? तो अब सिंपल सी बात, इसका कैपेसिटेंस हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या था कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D लेना है, तो इसका तो C ही होगा। क्या? टू और 4 कैपेसिटेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 और 4 कैपेसिटेंस कैसे बनाएगा? 2 और 4 नहीं बना सकता डायरेक्टली, ऐसे थोड़ी होता है कि 1, तब तो ढेर सारे पेयर बनेंगे, 1 3 भी बनाएगा, 1 4, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। 2 और 4 के बीच में 3 नंबर आ गया, इस वजह से दो अलग अलग कैपेसिटर बन गए। क्लियर है? बीच में कोई भी प्लेट नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई प्लेट आएगा तो फिर नया अरेंजमेंट बनेगा कैपेसिटर का। 2 और 4 नहीं बनाएगा, 2 और 4 दो हिस्से से बना, एक 2 और 3 मिलके और 3 और 4 मिलके। क्लियर है? चलो, अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया C, और बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2, एप्सिलॉन नॉट A D बाय 2, तो इसका हो जाएगा 2C। नहीं, ये मिलके कितना बनाएगा? 2C, और इसका D तो D है तो C होगा। तो ओवरऑल अब आपका ये हो गया कि एक कैपेसिटेंस C का, एक कैपेसिटेंस 2C का, और ये C और 2C पैरेलल में है, और एक कैपेसिटेंस C के साथ सीरीज में है। समझ पाए? चलो, C और 2C का होगा 3C, तो ये हो जाएगा हमारा 3C, 3C के C के साथ सीरीज में, तो 3C और C मिलके एक बनाएगा आपका 3C मिलके बनाएगा 3C बाय 4, C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 3C बाय 4। बोलिए, कोई डाउट तो बताओ। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट 4, प्लेट 5, प्लेट 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा प्लेट किसके साथ कनेक्ट था, कौन बताएगा? पहला नंबर किसके साथ कनेक्ट में था? फर्स्ट प्लेट है 3 के साथ, ठीक है। और बताओ? 4 6 के साथ, 4 जो है वो 6 के साथ, तो बाकी ये रहा A और ये रहा B। क्लियर है? चलिए, अब अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका अगर x होगा तो इसका भी x होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर y होगा तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y होगा। चलिए, अब हमारे पास a b x कौन कौन सा है? एक है हमारे पास x, एक है हमारे पास a, ठीक है, x a, उसके बाद एक है हमारे पास y और एक है b। करेक्ट करते चलते हैं। पहले ये बताइए, सबके बीच का गैप सेम था ना, तो x और a के बीच कितना कैपेसिटर है? एक। x और a के बीच, x और a के बीच, यहाँ पे a ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, x और a के बीच एक कैपेसिटर, इसका काम खत्म। कैपेसिटर नंबर 1 और 2, इसका नंबरिंग 1 है और ये 2 है। चलो, अब a और x के बीच एक और है, तो a और x के बीच एक और होगा, a और x के बीच a का तो नंबर 2 ही रहेगा, और अगला वाला x जो है वो 3 है। क्लियर है बाबू? चलो, a और x के बीच दो कैपेसिटर थे, कनेक्ट हो गए। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद x और y के बीच एक है, दिख रहा है, x और y के बीच एक है। x और y कहाँ डालें? चलो, यहाँ पे x और y डाल देते हैं।
x और y के बीच एक है, x का नंबर 3, x का नंबर 3 और y का नंबर 4, एक कैपेसिटर x एंड y के बीच, x एंड y वाला खत्म। अब y और b के बीच, y और b के बीच एक है, y और b के बीच एक है, y और b के बीच, y का 4 नंबर, y का 4 नंबर, b का 5 नंबर, b का 5 नंबर कैपेसिटर। क्लियर है? देखो एक बार अच्छे से, ठीक है, y और b के बीच एक हो गया, 4 और 5 का काम तमाम। अब y और b के बीच एक और है, y और b के बीच एक और है, वाह वाह वाह, तो y और b के बीच तो 2 हो गए, y और b के बीच 2 हो गए, एक कैपेसिटर ये, ठीक है दोनों, एक कैपेसिटर ये। बताइए, ये है y और ये है b। कैसा लगा अरेंजमेंट? कोई भी परेशानी थी बताइए तो अरेंजमेंट में? 3 y और b के बीच 4 5 एंड 4 6 सबके सारे लोगों का कैपेसिटेंस क्या है? C है, क्योंकि हमने ये D रखा। अगर D/2 या कुछ और करते तो कर लेते ना कैपेसिटेंस, आप फाइंड कर लेते ना। बस अब रहा कुछ करने को जिंदगी में, सब तो कर लिया आपने। क्या क्या किया आपने? ये 2C किया, इसे आपने 2C किया, इसे आपने C किया और इसे फिर से आपने 2C किया। अब 2C का कितना हो जाएगा बाबू? C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। हाफ हाफ तो वैसे C होगा, ये हो जाएगा आपका 2C 1 + 2 + 1, कुल मिला के आपका 4/2C। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। तो C/2 मिला के C इक्विवेलेंट आपका हो गया C/2। क्या यही आंसर था? आप लोगों ने अगर बनाया होगा तो क्या यही आंसर था? एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कैपेसिटर में यूज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ही यूज करके हम लोग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाते या अरेंज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि सिंपली डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस होता है। डाइलेक्ट्रिक और कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस, नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस। कोई भी नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस आपका डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, एयर हो या मिका सीट हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये कोई भी मटेरियल नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये क्लियर है? कोई भी नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस को डाइलेक्ट्रिक कहा जा सकता है। क्लियर है? आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक अगर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस है तो वो क्या करेगा? करंट को फ्लो होने देगा, अलाउ करेगा? नहीं, ये क्या करेगा? डू नॉट अलाउ करंट को तो ये अलाउ नहीं करेगा, बट करेगा क्या? बट डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसमें हेल्प करेगा। बट डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। एक प्लेट से दूसरे प्लेट में क्या करंट फ्लो करती है? नहीं। तो क्या होता है? उसके बीच ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी बंध के रहती है। ये कैसे होता है मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। ये बात समझ पाए कि डाइलेक्ट्रिक का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना। ठीक है, ये करंट को पास होने नहीं देती है, करंट को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने नहीं देती है। क्लियर है? देखो, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं। एक है पोलर, ठीक है, एक होगा हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक
और एक दूसरा होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? आपने पोलर मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पोलर मॉलिक्यूल। आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है? क्या मतलब होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक का? देखो, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, ऐसे भी तो कह सकते हैं। ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा उसको हम लोग कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। नहीं, डाइलेक्ट्रिक which are made up of polar molecules, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ इसके बारे में। देखो, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसमें क्या होगा। देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, या एटम की बात करें पोलर एटम, एक नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होंगे, या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच सेपरेशन होगा, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। हर पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर ऑफ मास होगा, पोजीशन होगा उसके सेंटर ऑफ मास का। नेगेटिव चार्ज का भी पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का। वो कंसाइड ना करे, मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास किसका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड, कंसाइड नहीं करे, ठीक है? ऐसे समझते हैं, जैसे मतलब उसके बीच ना एक गैप परमानेंटली बना होना चाहिए। इस गैप की जरूरत क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl, एक मॉलिक्यूल हमने लिया HCl, ध्यान से समझिएगा सर। हाइड्रोजन क्लोराइड H प्लस पॉजिटिव और Cl माइनस, इनका अरेंजमेंट आपको पता है? बिल्कुल। आप ये बताइए, इसमें H प्लस होगा, ठीक है, और Cl माइनस होगा, Cl माइनस। अब बताइए, अगर हम इस मॉलिक्यूल को बनाएं तो क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक गैप बना रहा? मतलब आप ओवरऑल ये कह सकते हैं, ये जो एक मॉलिक्यूल होगा, ये जो एक मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक परमानेंट गैप रहेगा, मतलब कंसाइड नहीं करेगा। पकड़ पा रहे? HCl मॉलिक्यूल समझ पा रहे? ये HCl मॉलिक्यूल हुआ। नहीं HCl मॉलिक्यूल तो चलो एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? एक आता है अगला एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन दो है हमारे पास, दो पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव होगा। इसका अरेंजमेंट जरा देखो तो, ये O हुआ, O माइनस नेगेटिव। अब बताइए, ऑक्सीजन O2 माइनस होता है, तो दोनों माइनस का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, यस और नो? हम एक माइनस नहीं दिखा रहे, माइनस का सेंटर ऑफ मास बता रहे हैं यहां पे, ठीक है? बोलो। अब हाइड्रोजन होगा तो एक H प्लस यहां पे होगा इसके साथ प्लस, और एक प्लस यहां पे अरेंज होता है प्लस। अब आप ये बताइए, इस हाइड्रोजन का ये प्लस और ये वाला प्लस, ध्यान से समझ रहे हैं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में होगा, यहां पे प्लस होगा सेंटर ऑफ मास,
नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अभी भी इनके बीच क्या हुआ, इनके बीच प्लस और माइनस में गैप है कि नहीं है थोड़ा सा, ये माइनस रहा, माइनस का सेंटर ऑफ मास, और ये प्लस का सेंटर ऑफ मास। पकड़ पा रहे, पकड़ पा रहे? तो इसके बीच क्या होता है, एक परमानेंटली गैप रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच। मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कंसाइड नहीं करता है। ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक परमानेंट डायपोल मोमेंट कैरी करता है। आप ही बताइए ना, डायपोल मोमेंट क्या होता है? आपको पता होगा डायपोल मोमेंट, पढ़ाए थे ना, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज का एक सेपरेशन के बीच अरेंजमेंट। अब बताइए, यहां पे 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है। ये 2 नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, 2 पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां भी एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और एक नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कीप्ड एट सम वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेक्स डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसका एक परमानेंटली डायपोल मोमेंट होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन शॉर्ट ये हो गया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक को कहेंगे जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और पोलर मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जिनके पॉजिटिव चार्जेज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के साथ कंसाइड ना करे, इनके बीच एक परमानेंटली गैप हो, सेपरेशन हो, ताकि वो एक परमानेंट डायपोल मोमेंट कैरी करे, मतलब उसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बताइए, इनमें कोई डाउट है आपको? मतलब अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल का या पोलर डाइलेक्ट्रिक का, पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक इसके पास ठीक है सारे नेगेटिव चार्जेस की, ध्यान समझिएगा सर, सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ऑल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, समझ पाए? और सारे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो यहां पे है। तो बताइए, अगर हम लोग सारे नेगेटिव चार्ज को मान लें माइनस क्यू, ठीक है, और सारे पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू मान लें, तो बताइए इनके बीच एक स्मॉल सेपरेशन होगा, जिसको हम लोग 2L कहते हैं, वेरी स्मॉल सेपरेशन। क्या ये डायपोल मोमेंट हमेशा कैरी नहीं करेगा? पोलर मॉलिक्यूल तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ना जिसके नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कभी भी कंसाइड ना करे, तो उसके बीच एक गैप बचेगा, और गैप अगर बचा तो डायपोल मोमेंट बनेगा। तो क्या होगा, इसके पास डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट P वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी आइदर वन चार्जेस Q इंटू डायपोल डिस्टेंस, इसको कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास, और इसका डायरेक्शन किधर होता है डायपोल मोमेंट का बाबू? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ याद नहीं है आप लोगों को, तो बोलोगे ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। मतलब आपको ये बात ध्यान में रखना है, दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल, नहीं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं, हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसके पास एक डायपोल मोमेंट परमानेंट होता है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होता है। ये बात हो गई पोलर मॉलिक्यूल को लेके। क्लियर है? एक बार देख लीजिए अच्छे से। नन पोलर मॉलिक्यूल, नन पोलर डाइलेक्ट्रिक, सॉरी दूसरा था नन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब
एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल फिर क्या हो जाएंगे, तो उस हिसाब से नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बनेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जिनके पास डायपोल मोमेंट होगा नहीं, जिनके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा, मतलब द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, कंसाइड करेगा, कॉन्साइड, मतलब सबका पॉजिटिव चार्ज और सबका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एक ही पॉइंट पे होगा, सबका पॉजिटिव चार्ज और सबका नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कंसाइड करेगा। एग्जाम्पल देखना चाहोगे, आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। चलिए आते हैं CO2, एग्जाम्पल में आते हैं CO2। बताइए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन C+ यहां पे, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एकदम से इसके सारे चार्जेस, चाहे कार्बन के पॉजिटिव चार्जेस हो या सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर ऑफ मास कार्बन का यहां पे, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन यहां पे चिपका रहता है, याद है, एक ऑक्सीजन यहां पे चिपका रहता है दोनों साइड में, ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव और यहां पे नेगेटिव। बोलो अब बताइए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहां पे और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहां पे हो, सेंटर ऑफ मास दो पॉइंट मासेस का कहां पे होगा, एकदम बीच में होगा। बोलो बाबू, अब बताइए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास है, नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास है, क्या दोनों कंसाइड किया, कंसाइड किया तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। उसी तरह से एक और देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। अब बताइए हाइड्रोजन के पास जो बेचारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हैं, बताइए अब बताइए इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा कहां पे होगा, न्यूक्लियस में, यस और नो, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां पे। अब बताओ हाइड्रोजन कैसे H2 मॉलिक्यूल बनाता है, पता है ना आपको, ये सब बात पता है कि नहीं पता है रे, बकलोल सब, एक H- ये इसके साथ बनाता है और ये इसके साथ बनाता है, बोलो ऐसे पेयर बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे फॉर्म होता है। अब आप ही बताइए, तब आप ही बताइए ये नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन ना है, ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस पॉइंट पे बीच में, और यहां पे यहीं पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा ना बीच में ही, तो पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास यहीं बीच में और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास इसी बीच में, कंसाइड किया कि नहीं किया, बोलो बोलो, कंसाइड किया, तो बताइए इसके पास डायपोल मोमेंट होगा नहीं। इस तरह से ढेर सारे हैं, N2, S2, O2 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, N2 हो गया आपका, O2 मॉलिक्यूल हो गया, CH4 मॉलिक्यूल हो गया, C6H12 मॉलिक्यूल हो गया, C6H12 मॉलिक्यूल हो गया, ETC। ये सब सारे क्या होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे, जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो इसके पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज के पास, मतलब इसका डायपोल मोमेंट हैज 0, इसके पास कितने, सॉरी 0 डायपोल मोमेंट होते हैं। इट्स मॉलिक्यूल हैज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इट्स मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट, 0 डायपोल मोमेंट। इसके मॉलिक्यूल के पास 0 डायपोल मोमेंट होते हैं। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये बस समझ गए। पोलर और पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक करने से पहले हम आपसे कंडक्टर और इंसुलेटर के स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे हमने मान लो लिया कॉपर,
हमने एक कॉपर लिया जो कि कंडक्टर है और रबर लिया इंसुलेटर है। अब कॉपर और रबर के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा? तो सिंपल सी बात है कि कॉपर में जो पॉजिटिव चार्ज, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और ढेर सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। आई बात समझ में? प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरह का। समझ पा रहे बात को? तो इसके पास क्या होता है कंडक्टर में, कंडक्टर में क्या होगा, ढेर सारे फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं। यस और नो? ढेर सारे फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं। होता है कि नहीं होता है? इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में कंडक्टर में ढेर सारी फ्री चार्ज होते हैं। और अगर हम बात करें यहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज में हम लोगों ने फ्री चार्ज दिखाया है। और अगर बात करें इंसुलेटर में तो फ्री चार्ज की मात्रा काफी कम होती है। कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको फ्री चार्ज लगभग नहीं के बराबर दिखेगा। समझ पा रहे बात को? क्लियर है? बात समझ पाए? अब होता क्या है, जब किसी कॉपर, जब कोई कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ और इंसुलेटर को भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो होगा क्या? तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागना स्टार्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट। आई बात समझ में? अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखोगे तो क्या होगा, अलाइनमेंट होने लगेंगे चार्ज का। एक तरफ क्या होगा, इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, समझ पा रहे हैं? अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और एक तरफ इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलाइनमेंट हो जाएगा 100%। कहने का यह मतलब हुआ कि जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हिसाब से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। आई बात समझ में? तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चक्कर में क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा बाबू, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज अलाइन हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज अलाइन हो गया। क्लियर है? तो क्या होगा, अंदर में ही, इसके अंदर में, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर में क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूज हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूज हो जाना। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और कंडक्टर में क्या होता है कि जितना एक्सटर्नल आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो ना, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज हो जाता है। 100% इंडक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज 100% हो जाता है। आप बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? बोलो तो बोलो, 0। याद करिए, हमने आपको बताया था इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कैसे हुआ समझ पाए? इस वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में 0 होता है, क्योंकि 100% इंडक्शन हुआ। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज हो एक्सटर्नल रखते हो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज हो पाता है। आई बात समझ में? तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हुआ। अब यही अगर आप इंसुलेटर में देखोगे तो भाई इंसुलेटर में तो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई इंसुलेटर मीडियम है इसमें रखोगे तो क्या होगा, 100% इंडक्शन थोड़ी होगा इसमें, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज तो उतरे है ही नहीं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्रोवाइड किया,
लेकिन क्या होगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलाइनमेंट होगा, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अलाइनमेंट होगा, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंसुलेटर है, उसके पास उतना फ्री चार्ज नहीं है, तो उतना इंडक्शन नहीं हो पाएगा। कितना होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, डेवलप होगा, परंतु इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, नेट फील्ड यहां भी डिक्रीज करेगा, मतलब ई नेट जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सही है। तो यहां भी ई नेट घटता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, लेकिन यहां पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। हमारा मेन मकसद होता है कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिले, घटे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में घटेगा, जब आप डाइलेक्ट्रिक के तौर पे कंडक्टर को यूज करोगे कि इंसुलेटर को यूज करोगे, इंसुलेटर को यूज करोगे। इंसुलेटर को यूज करने से आपको जो चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम चाहिए, आपने जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैसे, अगले क्लास में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से कैपेसिटेंस घट जाता है। फील दे, अजीब लग रहा है। आप बताइए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी। आप बताइए, अगर फील्ड घटेगा वी घटेगा, बोलो बोलो बोलो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटा नूनू, और आपको पता है कि C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। अगर भी घटेगा तो सी रे, बोलो बोलो, बढ़ेगा। यही चाहिए था हमें। इसके लिए आप किसे यूज करना पसंद करेंगे, कंडक्टर कि इंसुलेटर? इंसुलेटर। आई बात समझ में? और इस इंसुलेटर में जो हम लोग मॉलिक्यूल यूज करेंगे वो मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नॉन पोलर होगा। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक करेंगे अगली क्लास में, उसका पोलराइजेशन, जिसमें डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, मतलब इंसुलेटर करते हैं। पर्पस होता है इंसुलेटर यूज करने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, जिस वजह से डी भी वोल्टेज इंक्रीजेज, वोल्टेज डिक्रीजेज और कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। कैसे ये सब सारी चीजें होती है ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है, तब तक क्वेश्चन वगैरह बनाते रहिए, डाउट होगा पूछते रहिए। धन्यवाद।